आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात विपक्ष को भाजपा के सावधान संदेश की है। दरअसल निकाय चुनाव से पहले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विपक्षी खेमे में सेंधमारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। वही बात होगी शहर की सत्ता के लिए बूथ स्तर पर बिछाई जा रही सियासी बिसात की। बताएंगे क्यों बढ़ी हुई है सपा और भाजपा दफ्तरों में हलचल, और बात होगी सरकारी मदद लेने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा को हाई कोर्ट के नोटिस की, जो भाजपा सरकार की मुश्किल बढ़ाने वाला है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो निकाय चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक दलों में रणनीति के स्तर पर रेस लगी हुई है। बैठकों का दौर जारी है, हर एक स्तर पर मोर्चाबंदी की तैयारी है। और इन सबके बीच परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के एक बयान ने विपक्ष के दलों को बेचैन कर दिया है। दयाशंकर सिंह का दावा है कि विपक्ष के कई बड़े नेता विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। वो भाजपा में आना चाहते हैं। देरी सिर्फ पार्टी नेतृत्व के फैसले की है, जिस पर सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई निकाय चुनाव से पहले भाजपा कोई बड़ा खेला करने जा रही है। विपक्षी दलों को भाजपा का सावधान संदेश, निकाय चुनाव से पहले होगा सेंधमारी खेला। आने वाले निकाय चुनाव को लेकर राजनीति का पहिया तेज रफ्तार से घूम रहा है। ऐसे में योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के एक बयान ने सियासत में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल एक दिन पहले ही ओपी राजभर से सुभाषपा कार्यालय में मुलाकात कर राजनीति का पारा बढ़ा चुके परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का दावा है कि विपक्ष के कई विधायक और नेता भाजपा के संपर्क में हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, बस नेतृत्व की हरी झंडी की देरी है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में लोग पार्टी में आना चाहते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है और जिस दिन पार्टी नेतृत्व तय करेगा आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े लोग आपके संपर्क में हैं सपा के विधायक, क्योंकि बसपा को छोड़ दीजिए, एक ही विधायक है, अगर वो भी आ जाएंगे तो बचेगा कौन? कांग्रेस के 2 ही विधायक हैं। कोई दल नहीं है जिस दल के बड़े नेता भाजपा के मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में नहीं आना चाहता, सभी आना चाहते हैं। अब सवाल है कि विपक्ष के वो कौन से विधायक हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं, क्योंकि विधानसभा में बसपा का 1 और कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का इशारा मुख्य विपक्षी दल सपा की ओर है, क्योंकि सदन में सबसे ज्यादा विधायक सपा और रालोद गठबंधन के हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लिहाजा पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव के बीच भाजपा कोई बड़ा खेल करने वाली है। दयाशंकर सिंह के बयान पर विपक्ष आक्रामक है। ये नेता तो देश में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, हाँ। अब उनके संपर्क में नेता होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के संपर्क में है, और जिसके संपर्क में जनता होती है वही नेता होता है। और बीजेपी तो सत्ता में रही है, उनके भी बहुत से नेता संपर्क में, हम लोगों को भी संपर्क में है, लेकिन तो समय बताएगा। 2024 के चुनाव से पहले सियासी दलों ने दूसरे दलों में सेंधमारी की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बड़ी पार्टियों के कई बड़े नेता पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व से प्रभावित हैं। दूसरे दलों के जो विधायक हैं, जो उनके संपर्क में हैं, उनकी एक बड़ी लिस्ट है। अब पार्टी नेतृत्व को इनके ऊपर फैसला लेना है। तो वहीं दूसरी ओर इस पर पलटवार करते हुए सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा के भी कई बड़े नेता उनके संपर्क में है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसके दल में कितनी सेंधमारी करेगा। माना जा रहा है कि अगर निकाय चुनाव के बीच भाजपा विपक्ष के कुनबे में सेंधमारी करती है तो उसका सीधा असर निकाय चुनाव के नतीजों पर भी दिख सकता है। फिलहाल सबकी नजर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।
तो स्थानीय निकायों में चुनाव होने हैं, लेकिन भाजपा हो या सपा या फिर बसपा, इन दलों की ओर से तैयारी जिस स्तर पर की जा रही है वो 2024 का संदेश देती है, क्योंकि अल्पसंख्यक मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा पसमानदा वाले फैक्टर को आजमाने की तैयारी में है। तो वहीं सपा ने दलित, ओबीसी के साथ ब्राह्मण समाज को साथ लाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। वहीं बसपा हर एक बूथ पर महिला मतदाताओं की साधने की तैयारी कर रही है। चौबीस की चुनावी पिच पर निकाय टेस्ट। शहर की सत्ता की लड़ाई, आगे दिल्ली वाली चढ़ाई। यूं तो चुनाव स्थानीय नगर निकायों के होने हैं, लेकिन सियासत की जमीन पर बिसात उस छोर तक बिछाई जा रही है जो 2024 का संदेश लेकर आई। निकाय चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर हलचल बढ़ गई है, रणनीति बनाई जा रही है, कैंडिडेट के नाम पर विचार हो रहा है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर टिकट के लिए आवेदन करने वाले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। टिकट के लिए आवेदन करने वाले सभी कार्यकर्ता अपना बायोडाटा लेकर पहुंचे थे। निकाय चुनाव के लिए रास्ता साफ हो चुका है। 760 जो निकाय हैं वहाँ जो सीटों का रिजर्वेशन है उसे जारी कर दिया गया, यानी नोटिफिकेशन इन सीटों के लिए जारी कर दिया गया। और उसके बाद अब जो सियासी दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी कार्यालय पर खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद हैं। तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग ज़िलों से वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले निकाय चुनाव के लिए सपा बूथ स्तर पर मजबूत घेराबंदी करने का प्लान तैयार कर रही है, जिसके लिए सपा बूथ स्तर पर युवाओं को जिम्मेदारी देने का प्लान बना रही है। दावा है कि इस बार निकाय चुनाव के नतीजे सपा के पक्ष में होंगे। निकाय चुनाव के लिए जो सीटों का रिजर्वेशन जारी हो गया तो पार्टी की भी तैयारी तेज हो गई है। तेज हो गई और वही चुनाव के बारे में बात हुई थी। ये पार्टी अब पूर्व विधायक जो उनको भी एक जिम्मेदारी देगी निकाय चुनाव दे रही है और तैयारी है कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले इन चुनाव को भी ज़्यादा सीटें नहीं, अधिकतम से जीता जाए। वैसे तो सपा जातीय जनगणना का मुद्दा पहले से उठा रही है और अब सपा ने दलित समाज के साथ ब्राह्मण समाज को साथ लेने की रणनीति पर कदम बढ़ा दिए हैं। हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम ब्राह्मणों को जोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि भारी संख्या में ब्राह्मणों को जोड़िए और किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा को भगाने का पूरा प्रयास किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का हो रहा है। दरअसल सपा की हर मुमकिन कोशिश 2017 में हुए निकाय चुनाव से आगे बढ़ने की है। 2017 में समाजवादी पार्टी एक भी नगर निगम में महापौर की सीट पर कब्जा नहीं कर पाई थी। भाजपा ने 14 नगर निगमों में कब्जा जमाया था। मेरठ और अलीगढ़ में बसपा को जीत मिली थी। इस बार नगर निगमों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। ऐसे में भाजपा की रणनीति सभी नगर निगमों, नगर पंचायत और नगर पालिका में कब्जा जमाने की है। नतीजा भाजपा ने निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का सपना देख रही सपा पर हमले तेज कर दिए हैं। लोगों को भाजपा पर भरोसा है, ना सपा पर भरोसा है, ना बसपा पर भरोसा है, ना कांग्रेस पे भरोसा है। भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो सुशासन है, भाजपा है तो भ्रष्टाचार से मुक्ति है, भाजपा है तो खुशहाली है, भाजपा है तो डबल इंजन सरकार की योजनाओं की भरमार है, अन्यथा केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव, रामपुर लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा की रणनीति बदली हुई है। आने वाले निकाय चुनाव में एक बार फिर पसमानदा समाज को लुभाने के लिए भाजपा पसमानदा समाज से कैंडिडेट उतारने पर विचार कर रही है। पसमानदा समाज के भी जो आवेदन करता होंगे उनको टिकट देगी क्या? इस बार अल्पसंख्यक समाज को टिकट देगी बीजेपी? हाँ, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ हम लड़ा सकते हैं, हमारी परिस्थिति अनुकूल है, उन परिस्थितियों में सभी समाज के वर्गों को, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, अनुसूचित जाति हों, अल्पसंख्यक, सबको लड़ाएंगे।
मतलब ये कि भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस जातीय समीकरणों पर है। माना जा रहा है कि जातीय और सामाजिक समीकरणों के आधार पर ही भाजपा अपने टिकट तय करेगी। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। तो कभी अपने बयानों और कभी कानूनी कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहने वाले आजम खान अब काले जादू को लेकर चर्चा में है। दरअसल आज सुबह आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा घर से बाहर निकली तो घर की 4 दीवारी के अंदर एक काली थैली मिली, जिसमें एक लाल रंग की चुनरी रखी हुई थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चुनरी को शायद किसी मजार से लाकर यहां फेंका गया। और इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें काली थैली को आजम के घर फेंकने वाला युवक दिखाई दे रहा है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजम खान पर काला जादू, काली थैली मिलने से परिवार में हड़कंप। सीसीटीवी में दिख रहे अधेड़ उम्र के इस युवक ने आजम खान के घर में काली थैली क्यों फेंकी? क्या आजम परिवार पर जादू टोना करने के लिए घर के अंदर काली थैली फेंकी गई या फिर थैली फेंकने के पीछे कोई और वजह भी है? ये तमाम सवालात इसलिए क्योंकि थैली से जो निकला है वो जादू टोना की ओर इशारा करता है। सबसे पहले तस्वीर देखिए, एक युवक रात के वक्त गली में चला आ रहा है। उसके हाथ में एक काली थैली है जिसे वो आजम खान के घर में फेंककर निकल जाता है, लेकिन युवक की इस हरकत की किसी को भनक तक नहीं लगती। अब दूसरे तस्वीर को देखिए। तस्वीर में दिख रहा युवक हाथ में लाल रंग की जो चुनरी लिए खड़ा है वो उसी काली थैली से निकली है जिसे रात में फेंका गया था। माना जा रहा है कि काले रंग की थैली से निकली चुनरी और टोपी किसी मजार से लाकर यहाँ फेंकी गई। लेकिन क्यों, ये सवाल बड़ा है। एक सवाल आजम खान के सुरक्षा को लेकर भी है और पुलिस की कार्यशैली पर भी। आज सुबह जब मैं अपना गेट खोलने के लिए गई तो मैंने देखा गेट के अंदर बाहर की मतलब गेट की दीवार के अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है, काफ़ी ढेर सारी एक पोटली में बंधा हुआ, जो कि बाहर से घर के अंदर फेंका गया है। अब जबकि हमें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और गेट पर पुलिस तैनात है, पुलिस के तैनात होते हुए बाहर से कोई इंसान कोई सामग्री जब फेंकेगा तो जाहिर है कि पुलिस की मिलीजुली उसमें भगत होगी ही। पुलिस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आजम खान को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। बावजूद इसके एक व्यक्ति आजम खान के घर में काली थैली फेंक कर निकल गया। इस बीच पुलिस ने सीसीटीवी में दिख रहे युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। चिंता की बात नहीं है उनके सुरक्षा को लेकर के। उनकी सुरक्षा में वाई कैटेगरी की सुरक्षा है। उसमें हमारे सिपाही जो वो एब्सेंट थे वो सस्पेंड भी किया है और हिदायत भी किया है। सुरक्षा व्यवस्था बदस्तूर और पुख्ता रूप से जारी रही। 3 तो एब्सेंट थे, वो सस्पेंड हुए हैं। एक जिसकी ड्यूटी पर्टिकुलर टाइम पे थी नहीं था वो सस्पेंड हुआ है। कुल 4 पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये सवाल अब तक बना हुआ है कि आजम खान के घर पर सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात है। ऐसे में जब युवक ने थैली फेंकी तब वहां तैनात पुलिसकर्मियों को कुछ पता क्यों नहीं चला? क्या ये सीधे तौर पर सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो क्या सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में मजहबी शिक्षा दी जा सकती है? ये सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है। कोर्ट ने नोटिस भेजकर 6 हफ्ते में जवाब तलब किया है, जिसके बाद सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार हाईकोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है, क्योंकि ऐसे मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है जो सरकार की मदद से चलते हैं। सरकारी मदद वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा पर सवाल। हाई कोर्ट ने बढ़ाई भाजपा सरकार की मुश्किल। क्या सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? क्या सरकारी मदद से धार्मिक शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन नहीं है?
यही वो सवाल हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर पूछे हैं, जिसका जवाब अगले 6 हफ्ते में सरकार को दाखिल करना होगा। अदालत ने ये माना है कि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसे धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनसे ये बताने को कहा है कि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने से संविधान का पालन हो रहा है या उसका उल्लंघन हो रहा है। मामले की सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। उत्तर प्रदेश में मदरसों की संख्या 16,500 है। इनमें से 558 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार अनुदान देती है। हाईकोर्ट का सवाल इन्हीं 558 मदरसों को लेकर है, जिनके रखरखाव, शिक्षकों के वेतन का खर्च सरकार उठाती है, लेकिन मदरसों में एक धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है, जो कि सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 29 का उल्लंघन है, जो कहता है कि किसी को भी ऐसे संस्थान से प्रवेश से रोका नहीं जा सकता, तो जो कि राज्य की निधि से संचालित है, और न ही किसी भी संस्थान को धर्म, भाषा या फिर वंश के आधार पर सरकारी मदद दी जा सकती है। ऐसे में सरकार को बताना होगा कि आखिर सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में किसी आधार पर एक धर्म विशेष की शिक्षा दी जा रही है। योगी सरकार चाहती है कि मदरसों में बच्चों के एक हाथों में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। बच्चे धर्म की शिक्षा ले रहे हैं तो साथ साथ विज्ञान की भी शिक्षा लें, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले दिने मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया, उनका सर्वे कराया गया ताकि उनकी स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके, और यदि कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक किया जा सके। क्योंकि सवाल हाई कोर्ट ने पूछा है और सरकार को 6 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है, ऐसे में विपक्ष भी संभल कर बयान दे रहा है। देखिए, ये बड़ा सवाल है कि क्या देश का कानून, देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि सरकार धार्मिक शिक्षा के लिए, धार्मिक आयोजन के लिए बजट में प्रावधान कर सकती है, पैसा खर्च कर सकती है या नहीं खर्च कर सकती। माननीय हाईकोर्ट ने जो सवाल धार्मिक शिक्षा पे उठाया है, सरकार को उस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। मतलब विपक्ष ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है, तो वहीं केंद्र और राज्य की सत्ता में काबिज भाजपा के सामने मुश्किल बड़ी है, क्योंकि सामने निकाय चुनाव है। ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर है कि हाईकोर्ट के सवाल पर सरकार का पक्ष क्या होता है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी को जल्द ही देश की पहली रीजनल रेल की सौगात मिल सकती है। गाजियाबाद से दुहाई डिपो से साहिबाबाद स्टेशन के बीच निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इस सेक्शन में रैपिड रेल का ट्रायल भी किया जा चुका है। आज मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने रैपिड रेल का निरीक्षण किया और माना जा रहा है कि मई में प्रधानमंत्री मोदी रैपिड रेल के पहले फेज का उद्घाटन कर सकते हैं। देश की पहली रीजनल रेल सफर को तैयार। 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ उद्घाटन का इंतजार। एलिवेटेड रेल ट्रैक पर रफ्तार पकड़ रही रैपिड रेल की ये तस्वीर गाजियाबाद के दुहाई डिपो से साहिबाबाद स्टेशन के बीच की है, जिनके बीच रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट का निर्माण अपने आखिरी चरण में है और कहा जा रहा है कि पहले चरण में दुहाई डिपो से साहिबाबाद के बीच जल्द ही रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ हो सकता है। जो फिनिशिंग का काम है यहाँ पर बहुत ही तेजी से चल रहा है। यहाँ पर जो मजदूर हैं वह 24 घंटे यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर रेलवे ट्रैक की बात की जाए तो रेलवे ट्रैक का जो कार्य है पूरा कर लिया गया है और यहाँ से अगर बात की जाए साहिबाबाद स्टेशन से, तो साहिबाबाद स्टेशन से दुहाई तक का जो सफ़र है वह 17 किलोमीटर का है और 5 स्टेशन इसके बीच में पड़ने वाले हैं। दुहाई डिपो से साहिबाबाद की दूरी 17 किलोमीटर है। दुहाई से साहिबाबाद के बीच में 5 स्टेशन है: साहिबाबाद, गाजियाबाद, कुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट के इसी सेक्शन का उद्घाटन होगा, जिसका मई के महीने में पीएम मोदी और सीएम योगी शुभारंभ कर सकते हैं। हालांकि अभी उद्घाटन की तारीख तय नहीं है। रैपिड रेल के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि रैपिड रेल का उद्घाटन तय समय से पहले होगा।
देखिए, इसका तो पहले टाइमलाइन रखा गया था, जून 2023 रखा गया था, लेकिन उसके बहुत पहले, मतलब मुझे पूरा विश्वास है जो काम दे करके, उसके बहुत पहले हम इस काम को, इसका शुरुआत करा देंगे। जनता के लिए एक बहुत बड़ा सौगात होगा, और वो भी अमृत काल में, जो देश एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ इतनी तेज ट्रेन चल करके लोगों को ले जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने न सिर्फ निर्माण कार्य का जायजा लिया, बल्कि दुहाई डिपो से साहिबाबाद तक रैपिड रेल का सफर भी किया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से मेरठ तक निर्माण कार्य पूरा होने के बाद रैपिड रेल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। अब ये हमारा जो पहला देश का रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट है, दिल्ली से लेकर के सराय काले खां, वहाँ से लेकर के मेरठ तक मात्र 37 मिनट में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और सभी स्टेशनों पे करीब 15 स्टेशन है, उस पर रुकते हुए करीब 55 मिनट लगते हैं। तो एक प्रकार से मेरठ से लेकर के दिल्ली तक के जो भी कस्बे हैं, जो भी नगर है, वो सारे के सारे एज इफ वो दिल्ली के ही पार्ट हो जाएंगे। बता दें कि दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें कुल 25 स्टेशन है। पहले चरण में दुहाई से साहिबाबाद तक निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में दुहाई से मेरठ तक का निर्माण कार्य पूरा होगा, जबकि तीसरे चरण में साहिबाबाद से दिल्ली के बीच निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल रफ्तार भरने लगेगी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।